हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आ गया है अपनी कंक्लूजन वीडियो का डे। जैसे मैंने आप लोगों को वादा किया था कि भाई मैं अपने ये वाला ट्रिप खत्म होने के बाद, मनाली वाला ट्रिप और गोवा ट्रिप खत्म होने के बाद मैं कंक्लूजन दूंगा कि भाई इस गाड़ी ने मेरे साथ कैसा परफॉर्म किया है। मुझे 20 दिन हुए गाड़ी को नई परचेज किए हुए। 20 दिन के अंदर मैंने 8,500 किलोमीटर की रनिंग कर ली है इस गाड़ी के साथ। अभी तक का मेरा जो एक्सपीरियंस क्या बोलता है इस गाड़ी को लेके, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। आप लोगों को पता चलेगा कि 2025 में आप लोगों को कोई भी ईवी गाड़ी खरीदनी चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि मैं 20 दिन के अंदर अगर इसको 8,500 किलोमीटर चला चुका हूँ ना, तो इस गाड़ी ने अपना दो तरीके का रूप दिखाया है। मुझे अच्छा भी रहा है, थोड़ा बहुत बुरा भी रहा है, वो इस पूरी वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। 2025 की मैंने बात करी थी कि ईवी का दौर चला हुआ है भाई। सारी कंपनीज अपनी कोई भी गाड़ी इलेक्ट्रिक में कुछ ना कुछ दे रहे हैं। मारुति की भी अभी ईवी टार आई है और टाटा के पास तो ऑलमोस्ट सारी गाड़ियाँ ही ईवी में होने वाली है। इवन हैरियर भी इनकी ईवी में आ चुकी है। अभी 2025 में लोगों के मन में काफ़ी डाउट्स हैं ईवी गाड़ी को लेके। ट्राई करता हूँ इस वीडियो में मैं आप लोगों के सारे डाउट क्लियर कर सकूँ। अभी जो मेरे पास जो वेरिएंट खड़ा है टाटा कर्व डॉट ईवी अकम्प्लिश्ड प्लस S 45 किलोवाट वाला खड़ा है। इस गाड़ी की कंपनी क्लेम रेंज बोलते हैं 430 किलोमीटर। और इसने मुझे कितनी रेंज दी है, मेरे साथ इसकी ड्राइविंग कंफर्टेबिलिटी कैसी रही है, इसमें सिटिंग पोस्चर कैसा रहता है, इसके सस्पेंशंस कैसे है, इसकी बैटरी की लाइफ कैसी है, बैटरी चार्ज कितने टाइम में हो जाती है, कितनी इसने मैक्स टू मैक्स रेंज निकाली है, ये सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो हमारे पास विंडसर ईवी भी है। मेरे पास दो गाड़ियों का एक्सपीरियंस है। विंडसर ईवी भी अपनी 6,000 किलोमीटर चल चुकी है और टाटा कर्व डॉट ईवी भी अपनी 8,500 किलोमीटर चल चुकी है। इस गाड़ी ने तो खैर किया है अपना ऑलमोस्ट हाफ इंडिया ट्रिप क्लियर, तो इसलिए इस गाड़ी का एक्सपीरियंस आज मैं शेयर करने वाला हूँ। कभी विंडसर ईवी का भी कर लेंगे। ईवीज़ की बात करते हैं भाई। ईवी गाड़ी अपने लिए कैसी रहेगी अगर आप लोग परचेज करना चाहते हो 2025 में ईवी गाड़ी वर्सेस पेट्रोल गाड़ी, तो आपका कितना कुछ खर्चा एक्स्ट्रा लगेगा, कितना कुछ महंगा पड़ेगा। पेट्रोल डीजल की इकट्ठा बात करते हैं भाई। पेट्रोल गाड़ी सेम वेरिएंट अगर मैं बात करता हूँ, जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी टाटा कर्व डॉट ईवी टाटा कर्व, तो सेम गाड़ी डीजल में अकम्प्लिश्ड प्लस S वेरिएंट 17,70,000 रुपये का था। एक्स शोरूम की अगर मैं बात करता हूँ तो टाटा कर्व डॉट ईवी सेम वेरिएंट ये 19,29,000 रुपये है। इसमें 2.5% टैक्स लगता है और इंश्योरेंस प्लस 1% TCS जोड़ लो तो ये आपके जगह पे कितना पड़ेगा। अब आते हैं इस गाड़ी की रेंज के बारे में। 430 कंपनी क्लेम करती है, मेरे पास कितना दिया है। ओवरऑल ट्रिप में इस गाड़ी ने मुझे 385 किलोमीटर भी निकाल के दिया है। ओवरऑल पूरे ट्रिप पे मैं एक ही बार में बताता हूँ, इस गाड़ी ने मुझे 260 पे भी धोखा दे दिया है। अब ये इतना बड़ा डिफरेंस कैसे आया है उसके बारे में बताता हूँ। जब ये गाड़ी गर्मी में चलती है ना भाई, इसका कम्प्लीटली डिफरेंट होता है इसका माइलेज देना, इसका चलना, इसका जो भी है मोशन, जो भी इसका फंक्शन होना, सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग इसका चेंज हो जाता है। सबसे पहले चेंज किस चीज़ में आता है, इसकी रेंज में आता है। जैसे ही गर्मी बढ़ती है भाई, ये अच्छे से चार्ज नहीं हो पाती। जब एज ए न्यू ओनर जैसे मैं हूँ, मैं क्या करता था पूरे ट्रिप पे, जब मैं यहाँ से निकला था पूरा मैंने इसको 300 किलोमीटर चला के जब मैंने चार्जिंग पे लगाया ना, तो ऑलमोस्ट मैं निकला था सुबह के 9 बजे और मैं पहुंचा था लगभग 300 किलोमीटर चलाने के बाद 4 घंटे और जोड़ दो उसमें, तो लगभग 1 बजे जब मैंने गाड़ी को चार्ज लगाया, तो उस टाइम पे पीक होता है भाई धूप का। उस टाइम पे मेन आवर्स होते हैं। इतनी गर्मी में मैंने डायरेक्ट लगा दिया इसके अंदर, यहाँ चार्जिंग लिड ओपन करके चार्जर, वो भी 30 किलोवाट वाला। भाई गाड़ी एक बार में कनेक्ट नहीं हुई। इसका कूलेंट ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करने लग गया। मैं डर गया, मुझे लगा कि भाई ये गाड़ी में कोई दिक्कत है। और ये चार्जिंग तो ले ही नहीं रही थी, रिजेक्ट कर रही थी उसको, बार बार जीरो लिख के आ गया था और एरर कुछ शो करता है। फिर टाटा के चार्जर के साथ भी, और बाहर से आप किसी भी कंपनी का DC चार्जर लोगे ना, तो वो भी ऐसे ही आपको एरर शो करेगा। सबसे पहली दिक्कत मेरे साथ ये आई। और अब मैं इसका सच बताऊँ, ये कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये वहम है। जब मैंने शुरुआत में बोल दिया था एज ए न्यू ओनर कोई भी बंदा ये कर देगा जो मैंने किया। मैंने लगातार गाड़ी को 4 घंटे चलाया, फिर उसके बाद एकदम से DC चार्जर इसमें फिट कर दिया, तो कोई भी गाड़ी नहीं रिस्पॉन्स करेगी उस कंडीशन में। सबसे बढ़िया तरीका है इसका कि आप इसको 5 से 6 मिनट या मैक्स टू मैक्स 10 मिनट के लिए ठंडा होने दो। इसका कूलेंट सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है, बहुत जल्दी इस गाड़ी के मोटर को ठंडा कर देगा, इसके फंक्शंस को नॉर्मल कर देगा। उसके बाद जब आप चार्जिंग पे लगाओगे ना, तो गाड़ी इंस्टेंट रिएक्ट करेगी और ये चार्जर को कनेक्ट कर लेगी और फास्ट चार्जर जितना भी टाइम लेगा उतने में ये चार्ज हो जाएगी। ये दिक्कत मेरे साथ आई थी, जो कि एक्चुअल में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए इसलिए मैं बता रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि चार्जर्स कनेक्ट नहीं होते एक बार में, वो सिर्फ अपनी गलतियाँ, हम लगातार चला के गाड़ी को एकदम से चार्जर में फिट कर देते हैं। एक तो ये दिक्कत आई। सेकेंडली, इसने परफॉर्मेंस जो दी, जो मैंने बताया था इसने 260 पे भी दम तोड़ दिया था। वो क्या सीन था? वो ये सीन था, जब अगर आप इस गाड़ी को चलाते हो 80 to 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे,
तो ये गाड़ी आपको परफॉर्मेंस देगी 350 प्लस किलोमीटर में। और जब आप इसको लगाते हो 115 120 पे, और जब आप लोग सोचते हो कि 120 पे क्रूज़ सेट कर देता हूँ, मैक्स टू मैक्स इसका 120 पे क्रूज़ लगता है भाई, उस टाइम पे भूल जाओ इसकी रेंज। और प्लस में एसी होता है, तो ये मैक्स टू मैक्स जब आप इसका बिल्कुल 10% से पहले का मैं बता रहा हूँ, 100 से लेके 10% तक का इसका कितना यूज़ होगा, 260 या 270 किलोमीटर। अब 260 या 270 किलोमीटर सुन के आप लोग भी एकदम से हैरान हो गए होंगे, लेकिन भाई वो सच भी बात है, क्योंकि जब आप इस गाड़ी के मैक्स टू मैक्स पीक चेक करते हो ना, स्पीड में लगा लो, एसी फुल है, म्यूज़िक फुल आवाज़ में बज रहा है, तो भाई इसकी परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत तो डाउन करेगी ना, क्योंकि जो कंपनी क्लेम करती है ना अपनी रेंज, वो ऐसे नहीं करती कि भाई वो पूरा भगा रहे हैं, इसकी मैक्सिमम स्पीड 150 है तो उस पर ही टेस्ट करें, नहीं भाई, वो करते हैं एक स्टैंडर्ड स्पीड पे। अब वो इसकी स्पीड मैंने बता दिया 70 to 90 हो सकता है, उस पे इस गाड़ी की परफॉर्मेंस मैंने 385 किलोमीटर भी मैक्सिमम अभी तक निकाली है, जिसमें 90 की स्पीड ही लगा लो इस गाड़ी के साथ मेरी, और 260 का भी मैंने बता दिया। अब आते हैं भाई इसका सिटिंग पोस्चर कैसा है, आप लोग ना एक बार खुद देख लो इसकी सिटिंग का कुशनिंग वगैरह कैसा है, और जब आप इन सीट्स पे बैठते हो तो आपको कैसा फील होगा। ये देखो इस गाड़ी के इस कुशनिंग की बात करते हैं भाई, बहुत ज़बरदस्त है, अंडर थाई सपोर्ट भी आपको मिलता है। स्पेस की दिक्कत होगी आपको, नो डाउट, क्यों होगी, क्योंकि अगर आप लोगों ने विंडसर ईवी जैसी गाड़ी को देख लिया ना, तो उसमें स्पेस आपको भरपूर मिलता है, लेकिन ड्राइविंग कंफर्टेबिलिटी प्लस सस्पेंशन अच्छे आपको इसी गाड़ी में मिलेंगे, क्योंकि हैवी गाड़ी है। आपको फील होता है जब आप चलाते हो कि आपको आपने कोई हैवी गाड़ी को ड्राइव कर रखा है, इस पर आपकी पूरी कमांड है, जिसको आप कैसे भी कंट्रोल कर सकते हैं। ब्रेकिंग कैसी है इसकी, ब्रेकिंग पे आते हैं भाई। जो एक इशू जिस चीज़ को मैं समझ रहा था कि भाई इस गाड़ी में एक इशू है, वो क्या था, जब आपका इसका लेवल 2 या लेवल 3 रिजनरेशन लगा हुआ है, और जब आप इसको 100 से लेके एकदम से ब्रेकिंग करके इसको 20 पे किसी भी छोटे बम्प पे या छोटे ब्रेकर पे पार करवाते हैं, तो एकदम से टक की आवाज़ आती है। भाई इसका कोई सोल्यूशन मुझे मिला नहीं है, इसका आप लोग अभी भी मुझे बता सकते हो। कंपनी वालों से मेरी बात चली है, उन लोगों ने बोला कि थोड़ा सा टाइम निकाल के इस गाड़ी को दो, तो वो अभी तो कोई पॉसिबल है कि मैं उनके पास ये गाड़ी खड़ी कर सकूँ। तो इसका सोल्यूशन आप लोग जब तक हो सकता है मेरी हेल्प कर दो भाई। मैं पहले बोल चुका हूँ कि इसका सोल्यूशन मिल गया, इसको स्पीडली ना उतारूँ किसी ब्रेकर से। भाई कई बार पता नहीं चलता कि स्पीड ब्रेकर आ चुका है, तो एक ये चीज़ होगी। अब बात आती है कि भाई इतने लंबे सफ़र में मेरी बॉडी का क्या रिएक्शन था इस गाड़ी के साथ। भाई टाटा कर्व टीवी कंफर्ट के मामले में ए क्लास है, A1 भाई। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, मैं आ गया था यहाँ परसों रोहतक में अपने, ठीक है, उसके बाद मैंने सर्विस करवाई है, इसका सारा चेकअप वेकअप करवाया, टायर से लेके सस्पेंशंस, अंदर सारे ऑयल भी जो डालने हैं वो डल चुके। आपने इससे पहले वाली वीडियो में देख भी लिया इसकी फर्स्ट सर्विस में कितना खर्चा आता है। भाई मेरी बॉडी में बिल्कुल इतना सही फ़र्क नहीं आया है कि भाई मेरी बॉडी टूट गई हो। मैंने लगातार गाड़ी को फर्स्ट डे 800 किलोमीटर चलाया था जब मैं रोहतक से गोवा के लिए निकला था, और उससे पहले मैक्सिमम मैंने चलाया था एक दिन में इसको 525 किलोमीटर जब मैं रोहतक से मनाली के लिए निकला था। लेकिन भाई मेरी बॉडी में कोई किसी तरीके की थकावट नहीं थी। अब मैं एक चीज़ भी बताता हूँ, हमारा ना एक रात को ऐसा हुआ कि हमें गाड़ी में ही सोना पड़ा था। भाई उस दिन हमने लगभग चलाया था गाड़ी को 650 किलोमीटर, रात को गाड़ी में ही सो गए थे, 2 घंटे चार्ज लगाई, 2 घंटे में एक्स्ट्रा सोए, 4 घंटे के बाद उठ के लगातार फिर कंटिन्यूटी में हमने गाड़ी चलाई है। गोवा तक हम पहुँच गए थे उस दिन। ये मैं बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र टू गोवा, जब मैं गोवा गया था। अब उसमें क्या होता है ना कि जब मैं गोवा पहुंचता हूं तो मुझे लगता है कि मन में ये चल रहा है कि भाई मैं थका हुआ हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था भाई। गाड़ी के साथ कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं थी कि मैं थक गया हूँ। बस वो एक मन में था ना, होता नहीं कि दिमाग में कि इतना लंबा सफ़र तय करके मैं आया हूँ तो थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए, बस उतना तो था। लेकिन ये नहीं था कि भाई मेरी बैक पेन हो गई हो, मेरे शोल्डर्स में पेन था या फिर मेरे आर्म्स में था, ऐसा कुछ नहीं था भाई। अब भाई लास्ट बात आती है, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। मैं वहाँ से मुंबई से डायरेक्ट मैं रोहतक क्यों आया, बीच में मैं कहीं क्यों नहीं रुका। अब भाई बात ऐसी थी, गाड़ी के साथ चलते चलते ऐसा होने लग गया था, मुझे फील आई थी कि भाई गाड़ी में ना कुछ दिक्कतें आनी शुरू हो गई। जैसे ना गाड़ी में कैबिन नॉइज़ थोड़ा सा बढ़ गया था, सस्पेंशंस की नॉइज़ थोड़ी सी एक्स्ट्रा आने लग गई थी मुझे। सर्विस ड्यू हो गई थी, 7,500 किलोमीटर पे इसकी सर्विस थी, और ये चल चुकी थी लगभग 8300 किलोमीटर। तो मुझे लगा था कि गाड़ी की जिस टाइम पे जो नीड है ना वो पूरी करवा लेनी चाहिए। हालांकि मेरी टाटा में बात हुई थी, उन्होंने बोला था अदर स्टेट में भी आप इसकी सर्विस करवा सकते हो 7,500 वाली। लेकिन भाई तब तक मेरा माइंड मेकअप हो चुका था, क्योंकि मेरे और भी काम जो थे वो बीच में आ गए थे। जैसे मैं गुड़गांव में योगा ट्रेनर भी हूँ, योगा ट्रेनर्स को जॉब भी प्रोवाइड करवाता हूँ मैं, ये भी मेरा एक काम है। तो भाई ऐसा सीन हुआ कि कई सारी चीज़ों ने एकदम से मेरे माइंड को ब्लॉक कर दिया, और ये लगा कि भाई अभी निकल ले सचिन, नेक्स्ट टाइम जब भी तुझे टाइम लगे तू एक और फिर से ट्रिप मार दियो, कोई दिक्कत नहीं, अब बड़ी बात लगने वाली है नहीं। तो भाई यही जो थे मेन रीज़न, मेरा काम था और गाड़ी की सर्विस जिसको मैंने ज़्यादा ही प्रेफरेंस दे दी थी।
इवन आने के बाद मुझे पता चला सर्विस में सारी चीज़ें इसकी ओके हैं, जो चीज़ और नॉइस वगैरह जो थी वो सारी नॉर्मल थी, एक्स्ट्रा कुछ नहीं था। लेकिन ये हुआ है यार, गाड़ी की जो नई वाली जो फील थी ना वो एकदम से हट गई एकदम से। इतना लंबा ट्रिप करने के बाद ना वो गाड़ी की एक वो नई वाली फील होती है ना, जब रोड पे चलती है बिल्कुल स्मूथ लगती है, एकदम से कोई नॉइज़ नहीं होती गाड़ी में, वो थोड़ा सा हट गया यार। वो मैं मिस करूँगा इस गाड़ी में, क्योंकि वो नई गाड़ी के साथ ही आप लोग फील कर सकते हो। इतनी लंबी ड्राइव के बाद, इतने झटके खाने के बाद, इतने गड्ढों में से गुजारने के बाद इस गाड़ी के साथ वो फील अब नहीं आएगी दोबारा। बट स्ट्रॉन्ग गाड़ी है तो काफ़ी कुछ ये झेल गई भाई इस ट्रिप में। और आप लोगों ने जितना मुझे सपोर्ट किया है उसके लिए थैंक यू सो मच। आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो, हालांकि मैंने बोला था कि मैं Q&A सेशन एक रखूँगा, जो भी आप लोगों के कमेंट्स और क्वेश्चंस होंगे मेरे मैसेजेस में, आप लोगों ने काफ़ी किए हैं भाई, उनके लिए भी मैं अलग वीडियो बनाऊँगा, लेकिन यहाँ नहीं। एक मेन क्वेश्चन आता है कि मेरा खर्चा कितना लगा है पूरे ट्रिप में। मनाली तक का भी बताऊँगा, और यहाँ जो रोहतक टू गोवा में गया हूँ, रोहतक टू गोवा मुझे लगा था 2110 किलोमीटर। 2110 किलोमीटर में मेरे एक साइड का जो मेरा खर्चा आया था इसकी चार्जिंग करने पे, क्योंकि मुझे 1000 यूनिट 6 महीने तक टाटा ने फ्री दी हैं, तो मैंने 2 बार फास्ट चार्जर जो कि पेड चार्जर से गया था, एक बार 488 रुपये का, एक बार 404 रुपये का। तो ये तो था मेरा एक साइड का खर्चा जाने का, जो कि इसकी फ्यूल एफिशिएंसी लगा सकते हो। आते टाइम का मेरा बिल्कुल फ्री था, गोवा से आते टाइम का, जिसमें मैं मुंबई साइड से आया हूँ, गुजरात, राजस्थान, देन हरियाणा, वो बिल्कुल जीरो। टोटल मैं अगर आपको फ्यूल या एनर्जी कंजप्शन की बात करूँ तो कितने रुपए में लगी, मेरी पड़ी भाई पूरी 488 प्लस 404, ये किलोमीटर सॉरी ये रुपए आप लोग जोड़ लेना और बताना कितने हो गए, कमेंट्स में बता देना, ठीक है। मनाली जब गया था टोटल मैंने 1100 रुपये की चार्ज करी थी अपनी गाड़ी, और मनाली से मैं वापस आ गया था। इवन मनाली मेरा सारा 1100 किलोमीटर था, और ये रोहतक टू गोवा ट्रिप मेरा हो गया था लगभग 4300 किलोमीटर। टोल टैक्स की मैं बात करता हूँ, टोल टैक्स मैंने आज ही लगाए थे, 4254 रुपये के मेरे टोल टैक्स लगे हैं रोहतक टू गोवा जाने में भी और आने में भी। कुछ टोल टैक्स मेरे माफ़ हो गए थे, स्टेट वाले जो थे, और बस इतना ही रहा भाई मेरा। ये खर्चा था मेरा पूरे ट्रिप पे। बाकी रहने सहने का तो उसका तो क्या ही ऐड करूँ, क्योंकि वीडियो सारी अबाउट है इसके बारे में, वो तो फिर इंडिविजुअल होता है कि आप लोग खर्च कितना करते हो। तो भाई ये था सारा मेरी गाड़ी का कंक्लूजन। अब आप लोग देख सकते हो, अगर आप ऐसे लॉन्ग ट्रिप लगाते हो किसी भी ईवी गाड़ी में 2025 में, तो आप लोगों को मे भी कोई डाउट नहीं आना चाहिए कि आप लोगों का खर्चा कितना बचा के देगी ये गाड़ी। अगर मेरे पास भी कोई पेट्रोल या डीजल गाड़ी होती ना, तो मैं इतना मैं कभी नहीं सोचता कि मैं यहाँ से गोवा जाऊँगा, यहाँ से मनाली। मनाली तक का तो चलता है, खैर हम लोग जाते ही रहते हैं, हर कोई जाता है, लेकिन गोवा तक का तो बड़ा रेयर ही होता है कि हम लोग की कोई भी अपनी पेट्रोल या डीजल वाली गाड़ी लेके जाएंगे, क्योंकि उसमें खर्चा पेट्रोल डीजल का भी 30-35 हज़ार रुपये हो जाएगा। इसमें सारा का सारा मैंने बताया कि अगर मेरा 1000 यूनिट फ्री भी नहीं होता ना, तो भी इसका मैंने हिसाब लगाया था। फास्ट चार्जर जिसमें 20 रुपये पर यूनिट या कहीं जगह 25 रुपये पर यूनिट भी था, वो उससे भी मैं चार्ज करता, तो सारा का सारा 9000 रुपये आता मेरा खर्चा, जितना मेरी कैलकुलेशन बोलती है। बाकी आप लोग भी कमेंट बताने कितना। तो भाई ये था मेरा इस गाड़ी के साथ कंक्लूजन कि भाई इस गाड़ी ने मुझे कितना रुपया बचा के दिया है, कैसे मेरा ट्रिप मरवाया, कितने खर्चे में लगा, कितना इसका एक्सपीरियंस मेरे साथ रहा था। तो आप लोगों को कैसी लगी वीडियो बता सकते हैं। और आप लोगों को भी अगर मेरे चैनल पे अपनी किसी भी गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू डालना है, किसी का भी, अब मैं वापस आ चुका हूँ इंडिया ट्रिप से, मैं फ्री हूँ कुछ दिन के लिए इसी काम के लिए, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर छोड़ देना अपना नाम, नंबर, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम सचिन रोज कार्स पे आप लोग जाके वहाँ पे मैसेज छोड़ देना। लेट्स कोऑर्डिनेट एंड बनाते हैं आप लोगों की अच्छी सी ओनरशिप रिव्यू वीडियो मेरे चैनल पे। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। एंड चैनल पे नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय।